अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सैट के इंग्लिश पोर्शन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, विच इज़ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आई विल शो यू दैट एज वेल एंड हाउ कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इफेक्टिवली। दैट इज़ प्राइमरली द वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि उसके नाम से ही पता है कि आपने बताना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उस वर्ड क्या रोल अदा कर रहा है। क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको एक प्रॉम्प्ट दिया होता है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर या तो कुछ लाइंस अंडरलाइन हुई होंगी या फिर कुछ वर्ड जो हैं उन्होंने हाईलाइट करके अंडरलाइन किए होते हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड, ये जो ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है वो उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकता है। मतलब सेम मीनिंग या आपने उससे मिलता जुलता जो वर्ड है ना उसको बताना होता है। तो व्हाट दैट वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वट एवर द वर्ड द लाइन इज अंडरलाइंड, उसको आप किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड द नेम सजेस्ट। How can you solve this question? Well, there are two things that you need to take care of. Number one is that you should be good at knowing the context. उसको पढ़ने के बाद उस सारे को प्रॉम्प्ट को आपको ये समझ आना चाहिए कि पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। दूसरा है कोनोटेशंस। कोनोटेशंस क्या होता है? कोनोटेशंस ये होता है कि हर वर्ड की ना कोई एक सेंस होती है। हमें हमारे ज़हन में अचानक उससे वो एक सेंस आती है कि या तो ये पॉजिटिवली यूज़ होता है या फिर ये जो है वो नेगेटिवली यूज़ होता है। ठीक है? जैसे वर्ड लाइक फेमस और नोटोरियस। फेमस इज़ समवन हु इज़ फेमस, नोटोरियस इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर पर्सन बट इन अ नेगेटिव वे। यानी कि जो थोड़ा सा बदनामी वाला फेमस है, दैट इज़ व्हाट द नोटोरियस इज़। तो हम सिमिलर, हमें हमारे दिमाग में वो कोनोटेशन आती है कि अच्छा इसका ये है। इसी तरह एक वर्ड होता है प्रॉमिसिंग और एक होता है ऑमनियस। प्रॉमिसिंग एंड ऑमनियस बोथ आर यूज्ड फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी कि क्या चीज़ है इन द फ्यूचर सॉर्ट ऑफ, लेकिन प्रॉमिसिंग इज़ लाइक फॉर द पॉजिटिव थिंग एंड ऑमनियस इज़ फॉर द नेगेटिव connotation. So your connotation, your ability to understand the connotation or the understanding of that really helps you. How can you do that? एक तो ये naturally हमें जो हम common words यूज़ करते हैं उनका तो हमें पहले से ही आइडिया है। कुछ नए वर्ड जो आप प्रैक्टिस के दौरान इनकाउंटर करो उनको आप शॉर्ट लिस्ट करके तो बाद में देख सकते हो कि उसकी क्या connotation है, वो किस तरह से यूज़ होता है। So one way to do this effectively is whenever you learn a new word, try to find how it is being used in sentences. जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस देखोगे और ये देखोगे कि वो वर्ड उन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ हो रहा है, तो फिर आपको समझ आना शुरू होता है कि अच्छा इसकी ये कोनोटेशन है। सो ऑलवेज वेन एवर यू हैव टू लर्न अ न्यू वर्ड, ट्राई टू सी इट्स यूजेज इन डिफरेंट सेंटेंसेस। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर दैट वर्ड। नाउ let's look at some of the questions and I'll talk about how can you just look at the context and all. So here's the first prompt that you can see. The following text, this is the length of the text that you will see in your test. The following text is from F. Scott Fitzgerald's 1925 novel The Great Gatsby. He was balancing himself on the dashboard of his car with the resourcefulness of the moment that is so peculiarly American, that comes, I suppose, with the absence of lifting board in youth, and even more with the formless grace of nervous sporadic games. The quality was originally breaking through his punctilious manner in the shape of restlessness. Now, उन्होंने लास्ट लाइन जो है वो अंडरलाइन की हुई है और उसमें जो क्वालिटी का वर्ड है उसको हाईलाइट किया गया है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फिगर आउट कि इसके अंदर ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एज यूज्ड इन द टेक्स्ट, व्हाट डज वर्ड क्वालिटी मोस्ट नियरली मीन। पहली चीज़, आपको इस पूरे पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आना आपको ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ किसकी बात हुई है। तो हमारे पास ग्रेट गैट्सबी की बात हुई है और उसका एक एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसको वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि ही हैज़ दिस, उसके पंक्चुअलिस्ट मैनर एंड ऑल दैट। तो इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. As using the next word is word quality means, now whatever the options that we have, we'll look at it: standard, characteristic, standard, prestige and accomplishments. जब भी आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ना उनको करने की, वो होती है कि यू माइनस आउट द आंसर्स विच कांट बी द राइट आंसर एंड यू आर लेफ्ट विद सम ऑफ द ऑप्शंस एंड यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन देयर. सो इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन हैं: accomplishment, prestige, स्टैंडर्ड और characteristic. अब देखो, द क्वालिटी वॉज कंटिन्यूली ब्रेकिंग थ्रू हिज punctilious manners. अकॉम्प्लिशमेंट जो होता है वो किसी चीज़ को हासिल करना है उस सेंस में आता है। तो अकॉम्प्लिशमेंट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग इन दिस text, so that is clearly not an option. Prestige is also not something which is quite resonating with it. So once again that connotation thing और सारा कुछ, तो वो इसके साथ जा नहीं रहा, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को माइनस कर सकते हैं.
स्टैंडर्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक चीज़ आ सकती है. अब देखो, द क्वालिटी वॉज कंटिन्यूसली ब्रेकिंग थ्रू हिज पंक्चुअस मैनर्स इन द शेप ऑफ रेस्टलेसनेस. स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि वो किसी और की सेट की गई चीज़ों को फॉलो कर रहा है. बट यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि ही हैज़ हिज ओन स्टाइल, सो दैट क्वालिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक. So the best suitable option in this case is going to be the characteristics. So we're gonna minus all three of them and we're left with the first option, and that's the correct option. So this is how you actually minus the incorrect options. Consider an other prompt. इसके अंदर हमारे पास in his landmark and essay on the principle of population, Reverend Thomas Robert argued that population growth will necessarily exceed the growth rate of the means of subsistence, making poverty inevitable. अब ये जो लाइन उसने अंडरलाइन की हुई है, द सिस्टम ऑफ फीडबैक्स दैट मैथ्यूज posited creates a situation similar to what social scientists had now termed as poverty trap, that is, a self-reinforcing mechanism that causes poverty to persist. As used in the highlighted line, posited mostly merely means number one is replicated, undermined, challenged, and conceived. सबसे पहले back to the passage और हम context समझने की कोशिश करेंगे कि what he is trying to do here. The system of feedbacks that Matthews posited creates a situation similar to what social scientists now term as poverty trap. So he has created that sort of simulation of whatever that he was doing. तो वो अपना एक sort of create कर रहा है, अपना experimentation create कर रहा है. That is self-reinforcing mechanism that causes poverty to persist. कि ऐसा क्या mechanism है which is causing the poverty to persist. So he is that trying to create that system in order to explain that. So we have options replicated, undermined, challenged or conceived. Replicated होता है किसी और चीज़ को कॉपी करना, but he sort of has created his own system. तो हम replicated का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. Undermined होता है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम करना, यानी उसको इग्नोर करना सारा कुछ, बट यहाँ पर तो उसके सिस्टम की जो है वो उसको हाईलाइट बेसिकली किया जा रहा है कि he posited that he created that system. Then we have challenge and conceived, and naturally challenge can't be the right option because he's not challenging it, he's creating it. So conceived is the most relevant one with that creation part that he has created his own experiment, let's say. So जो conceived है, it has similar meaning, similar once again connotation, so that is going to be the best suitable answer. ठीक है? The traps to avoid while solving the words in context question type is that अगर स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि जो वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये मुश्किल है तो प्रॉब्ली यही आंसर होगा. ज़रूरी नहीं है, आपने कैलकुलेटेड गेस लगाने हैं. तो सबसे पहले जिनका मतलब आता है उनको देखो कि क्या वो वहाँ पर फिक्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. क्या आप उनको इंक्लूड कर सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हो. अगर तो वो एक्सक्लूड हो सकते हैं तो फिर आप जो ऐसा वर्ड सेलेक्ट करोगे जो कि शायद आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपकी चांसेस ज़्यादा हैं उसके करेक्ट होने के. बट लेट्स से कि अदर वर्ड्स कहीं ना कहीं उसमें फिक्स हो रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वर्ड दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ, because if something else is going perfectly, you have to select that because that is going to be the correct answer. So this is the trap that you need to avoid while solving this question, and this is how you do, and this is how the question really looks like. And I hope you find it helpful. If you have any question regarding SATs, IELTS, PT, language cert, or any other English language test, you can reach out to Edify Group of Companies, and we will be more than happy to help you in that. I'll see you in the next video.